Let us come on to this new chapter, moving charges and magnetism. आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ से शुरू करनी चाहिए क्योंकि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो जाते हैं बच्चों। हमारे पास नया चैप्टर था सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पूरे 7-8 चैप्टरों के बंच को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो, यानी कि कोई भी चीज़ जब स्टैटिक पोजीशन में होती है, ये है हमारा चार्ज, ये स्टैटिक है। पहले वाले चैप्टर में ये चार्ज बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, इट वाज स्टैटिक। जब ये स्टैटिक था तो अपने आसपास ये फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, अपने आसपास के दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे डालेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसका पैटर्न क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा। फिर अगला चैप्टर आया पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये स्टैटिक्स के फंडामेंटल को पोटेंशियल फंडामेंटल में एक्सटेंड किया हमने। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी थी। अगर इसकी केवल स्केलर वैल्यूज को स्टडी करें, डायरेक्शन फायरेक्शन को छोड़ के, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होता है, पोटेंशियल में नहीं होता है। ये वाला जो चार्ज है जो स्टैटिक कंडीशन में है वो अपने आसपास फोर्स कैसे डालता है, उसकी ताकत कितनी होती है, उसकी ताकत से दूसरों को कैसे ताकत मिलती है, ये पोटेंशियल में था। इस सारे चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर देंगे अगर, इफ वी एक्यूमुलेट दिस होल चार्ज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, तो ताकत कितनी हो जाएगी वो कैपेसिटेंस में दे रखा था। दैट वाज गिवन इन कैपेसिटेंस। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। तीसरे वाले चैप्टर में प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, ये वाले चार्ज ने चलना शुरू कर दिया। जब ये वाला चार्ज चलना शुरू कर देगा, देखो शुरू के 2 चैप्टर थे तो चार्ज सिर्फ स्टैटिक चल नहीं रहा था। जब तक नहीं चलेगा तब तक इसके पैरामीटर्स और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी वो शुरू के 2 चैप्टर्स में था। जब ये चार्ज चलेगा तब ये करंट बनाएगा। इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया कि चार्ज चलेगा तो चलने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए या इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। जब चलेगा तो चलने में कौन दिक्कत करता है, रेजिस्टेंस दिक्कत करता है। और रेजिस्टेंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं। चार्ज को चलाने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जब तक ये सेल नहीं होगा चलेगा नहीं। हमने बोला चार्ज चलेगा तो ये बनेगा, लेकिन चलेगा कैसे, चलाने के लिए करना क्या है, ये समझाया गया इसमें। भाई सेल बना दो। इससे आगे आपको एक चैप्टर मिलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स, उसमें आप देखोगे कि चार्ज को चलाने के लिए सेल का इस्तेमाल न करके दूसरे तरीके हैं चार्ज को चलाने के। भाई एक टरबाइन बनाओ, ऊपर से पानी गिराओ, उस पर ऊपर से पानी गिराओ, टरबाइन घूमेगा तो चार्ज चलेगा, ये भी एक तरीका है। चार्ज को चलवाने के तरीके बताए। फिर ये सेल्स को लगाकर हम पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल कैसे घटा सकते हैं। हम रेजिस्टेंस को मेजर करने के वेरियस डिवाइसेस कौन से बना सकते हैं, पोटेंशियल को मेजर करने के कौन से डिवाइसेस बना सकते हैं। ये वाली कहानी समझी हमने। अब इस चैप्टर के बाद ये वाला चैप्टर आता है। अगर ये वाला चार्ज प्यारे बच्चों चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बनता है और साथ साथ में एक नई चीज़ बनती है, मैग्नेटिज्म। इस चार्ज के चलने से मैग्नेटिज्म बनता है, ये इससे अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, सिर्फ मैग्नेटिज्म। वो मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है इस चार्ज के चलने से, इस चार्ज के चलने से मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है वो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं एक चार्ज मूव कर रहा है और हमारे पास एक मैग्नेटिज्म है, तो ये आपस में मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। नाउ सी, चार्ज के चलने से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, चार्ज के चलने से करंट भी पैदा होता है
और चार्ज के चलने से मैग्नेटिज्म भी पैदा होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। दुनिया में सबसे पहले ये ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिनको इस बात का पता लगा कि जब चार्ज मूविंग होता है, जब चार्ज चलना शुरू कर देता है तो वो मैग्नेटिज्म पैदा करता है अपने आसपास। इनको पता लगा। ये ओर्स्टेड की डिस्कवरी नहीं है, ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है। व्हाई? आई टेल यू। ये अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्हें एक्सपेरिमेंट करते करते अचानक ये बात समझ में आई, डिस्कवर अपने आप हो गई ये बात। तो उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया। वो स्टैब्लिश क्या किया वो देख लीजिए आप। ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको ये डिवाइस जानना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या चीज होती है? सिंपल, एक पाइवट कुछ भी बोल सकते हैं इसे पिवट बोलते हैं। एक पिवट पे एक धुरी पर एक सुई लगा देते हैं प्यारे बच्चों, ये नीडल, नॉर्थ साउथ। ये जो नीडल है, सुई जो एक पिवट यानी धुरी पे ऐसे टिका दी गई है, और इसमें इस कंपास में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इसकी ये जो नीडल है ये खुद मैग्नेटाइज्ड है, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट को घिस के नीडल का फॉर्म दे दिया और उसे पिवट पे टिका दिया ताकि वो घूम सके। तो ये नीडल कैसी है? मैग्नेटिक है। दुनिया की किसी भी मैग्नेट को अगर आप घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें तो वो तब तक घूमेगी जब तक वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन नहीं कर लेगी। एनी मैग्नेट विच इज सस्पेंडेड फ्रीली will start revolving, and it will revolve until it will align itself into the direction of Earth's magnetic field। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भैया ये वाली जो नीडल है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, ये वाली साउथ की तरफ पॉइंट करेगी अपने आप। ये नॉर्थ साउथ की तरफ क्यों पॉइंट करेगी? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ है। यहां कंपास की कहानी खत्म, नई कहानी शुरू। ये जो कंपास है जो नॉर्थ साउथ में अपने आप को सेटल कर लेती है, इसके अलावा ये कंपास अपना डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज करेगी जब इसको कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट यहां ले आए। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। ये बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, उसी कंडीशन में ये नीडल अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, अदरवाइज ये अपने आप इसी डायरेक्शन में सेटल्ड रहेगी। अब ये मैग्नेट रख दी हमने, नई मैग्नेट रखते ही इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, ये वाला। ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन या प्रॉपर्टी या इसकी आदत ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अपने एरिया में जो दूसरे मैग्नेट्स होते हैं उन्हें अपने डायरेक्शन में खड़ा कर देता है। तो भैया ये नीडल जो है घूम जाएगी और घूम के प्यारे बच्चों ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, नॉर्थ साउथ। ये यहां से हट जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। आपको यहां दो बातें समझनी है कि ये कोई कंपास है। ओरिजिनली व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, it will align itself naturally in the direction of Earth's magnetic field, and this needle will change its direction when it is kept in any other magnetic field. So let us say if we have kept this magnetic field, it will align itself into this magnetic field, direction of this magnetic field. अगर इस कंपास के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड न लाया जाए तो कोई चांस ही नहीं है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करे।
यहां तक तो हमें पहले जानना पड़ेगा। अब ओर्स्टेड साहब ने क्या किया वो समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा काम था। ओर्स्टेड साहब ने एक सेल ले रखा था और सेल से उन्होंने एक वायर ले रखा था। ये एक करंट वायर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट बह रहा है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, अपने आप उनको एक डिस्कवरी हो गई। वो डिस्कवरी क्या थी वो देखिए आप, इसमें करंट बह रहा है अपने आप। वो अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, बाय मिस्टेक या जानबूझ के या कैसे भी, हमें इससे मतलब नहीं है। उसके आसपास एक मैग्नेटिक कंपास रख दी गई। जब हम मैग्नेटिक कंपास को लेकर यहां रखने के लिए ला रहे थे तो मान लेते हैं उस कंपास का डायरेक्शन ये था, उसके नीडल का डायरेक्शन ये था। जैसे ही नीडल को उठा के इस इलाके में रखा, डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि इसे अगर इंग्लिश में बोले हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, देन द मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन। इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। अब मुद्दे की बात यह थी कि भाई मैग्नेटिक कंपास को दुनिया में एक ही चीज डिफ्लेक्ट कर सकती है, वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ओर्स्टेड साहब ने सोचा कि मैंने यहां तो कोई दूसरी मैग्नेट रखी नहीं है, करंट ही फ्लो करवाया है मैंने, मैग्नेट तो यहां कोई है ही नहीं, तो इसने डिफ्लेक्शन कैसे शो किया? उन्होंने क्या किया, उठा के दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे दूर ले गए, तो दोबारा से ये इस डायरेक्शन में आ गई। ये उठा के दोबारा से यहां ले आए तो दोबारा इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई। उन्होंने दोबारा देखा कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है यहां पे, नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये करंट कैरिंग वायर जो है, ये करंट कैरिंग वायर जो है इस कंपास को डिफ्लेक्ट कर देता है बार बार। इसको सोचो भाई, इसको देखो भाई, क्यों कर रहा है ये ऐसा। उन्होंने देखा बार बार करने पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा और स्टडी किया। उन्होंने क्या स्टडी किया कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं भैया, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। फिर इन्होंने कंपास को लाके इसके पास रखा, तो उन्होंने क्या बदलाव देखा कि जब करंट इस तरफ बह रहा था तो डिफ्लेक्शन इस तरफ था, अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट, सॉरी पहले इस तरफ था तो डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट आ गया, जस्ट अपोजिट। क्लियर हुआ? अपोजिट आ गया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार करके देखा, बार बार ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने एनालाइज किया इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन पैदा करने की दम दुनिया में एक ही चीज में होती है। वो क्या चीज होती है? मैग्नेटिक फील्ड। हम तो इस इलाके में कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा ही नहीं है हमने, फिर भी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि ये जो करंट है ये अपने आसपास क्या पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सच है कि नहीं है ये जांचने के लिए उन्होंने क्या किया, करंट को स्टॉप कर दिया। करंट स्टॉप। जैसे ही करंट स्टॉप हुआ तो ये डिफ्लेक्शन जो इस तरफ था वो ओरिजिनल जो डायरेक्शन था डिफ्लेक्शन का, ये वाला ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गई। करंट चालू किया तो डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में आ गई। करंट ऑफ कर दिया, ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गई। करंट चालू कर दिया, डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में आ गई। यानी कि करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट है तो डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब करंट अपने आसपास क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ये था, अब ये हो गया। ये ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके दो नतीजे निकाले। नंबर 1, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये पहला इन्फ्रेंस था, इसे बोलते हैं इन्फ्रेंसेस ऑफ ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, नतीजे। नंबर 2 इन्फ्रेंस क्या निकाला? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट depends upon the direction of flow of current. It is because of this only when current was flowing into this direction,
its direction was different, hence deflection's direction is different. When the current's direction is changed, direction of this is changed, hence the direction of deflection is changed. ये दो inferences निकाले. क्लियर हुआ? आप लोगों को कॉपी में ये डायग्राम बना के लाना है एंड व्हाट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, बुक में से पढ़ना है, सिर्फ ये लिख के लाना है व्हाट वर द टू इन्फ्रेंसेस ऑफ ओर्स्टेड फ्रॉम इट्स एक्सपेरिमेंट. क्लियर हुआ? दो इन्फ्रेंसेस लिखने हैं. क्लियर हुआ? दुनिया में यहां से बड़ी गजब की चीज शुरू हुई. वो गजब की चीज आज तक हमको हेल्प कर रही है और वो है करंट. इस डिस्कवरी को बढ़ाते 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 बाद में फिर निकोला टेस्ला ने देखा कि मैग्नेटिज्म से करंट बन जाए, करंट से मैग्नेटिज्म बन जाएगा तो मैग्नेटिज्म से करंट बन जाएगा और बाद में सारा करंट हमें मैग्नेटिज्म से ही मिल रहा है. एनीवे वो बाद में पढ़ेंगे. देखो ये जो चैप्टर है इसमें टॉपिक्स बड़े जम्बल्ड मैनर में आएंगे, इसलिए मैं एक बहुत ही अपने हिसाब से एक ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स में लूंगा. उस ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स में आप पढ़ते रहेंगे. आज हम बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे और इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे. इन दिस बायोट-सावर्ट लॉ वी विल स्टडी द हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ करंट. नाउ लेट अस सी. जस्ट बिफोर दिस टॉपिक वी सॉ दैट Oersted find out that if current is flowing in a wire, then this current will produce what? Magnetic field. This was first initially found by Oersted. अब इसने ये तो बता दिया Oersted ने कि भैया करंट किसी में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चाहें, इस करंट को मेजर करके, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं. एमीटर हमारे पास डिवाइस है जिससे करंट मेजर हो जाएगा, लेकिन करंट मेजर हो जाएगा तो इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये मेजर करने का कोई तरीका नहीं था. तरीके बताए बायोट और सेवार्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे. इसको जनरल प्रोनाउंसिएशन बायो एंड सेवार बोलते हैं, लेकिन हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन में बायोट सेवार्ट बोलते हैं. बायोट सेवार्ट ने हमको बताया कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. लेट अस से आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस, और तो ओर्स्टेड के हिसाब से ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या पैदा करेगा प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा. ये करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा. कितने करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा पता नहीं. पता लगाने के लिए इन्होंने एक लॉ दिया. उन्होंने कहा कि पूरा करंट पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा करेगा, उसके लिए इस करंट को छोटा लें और इस मैग्नेटिक फील्ड को कितना छोटा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ उस लेवल पे स्टडी करें. इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे वायर को छोड़ दो, वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लो, छोटा सा टुकड़ा. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर. इन फैक्ट the length of this small portion is also not as long as it is being shown in the diagram. डायग्राम में इतना लंबा भी मैं आपके सहूलियत के लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये वायर का हिस्सा इतना लंबा हो सकता है, मैक्सिमम इतना लंबा. लेकिन फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको इतना बड़ा दिखा रहे. उन्होंने कहा, बायोट ने, सेवार्ट ने, बड़े वायर में से छोटा सा टुकड़ा काट लो. ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसकी लेंथ इतनी छोटी होनी चाहिए, डी एल. एल फॉर लेंथ, डी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. नाउ बिकॉज दिस लेंथ ऑफ द वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस वायर्स portion can be considered to be, can be taken as a straight line. कोई चीज कितनी भी मुड़ी हुई हो उसमें से छोटा सा टुकड़ा काटोगे तो वो स्ट्रेट मानी जा सकती है. ये वायर इतना मुड़ा हुआ है, लेकिन इसका छोटा सा टुकड़ा लोगे तो कैसा माना जा सकता है? स्ट्रेट. इसलिए उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा टुकड़ा ले लो कि उसको स्ट्रेट मान सकते हैं आप. तो हमने ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया. इस टुकड़े की लेंथ कितनी है? dl. ये स्ट्रेट है क्योंकि इतना छोटा है कि ये स्ट्रेट है, इसमें कोई मोड़ नहीं है.
ये स्ट्रेट है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट है इसलिए इसे वेक्टर मान लेते हैं। डीएल इज अ स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। इस वाले डीएल लेंथ में करंट का इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। इस हिस्से को बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी का इनटू कर देते हैं तो ये कंप्लीटली अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इस आईडीएल का डायरेक्शन किस तरफ है? जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। इस वाले डीएल से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ ये मालूम करना है। तो पहले ये बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां हम मालूम करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा मन कर रहा है, हम यहां मालूम करना चाहते हैं कि भैया यहां पे इस वाले टुकड़े से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है वो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, पॉइंट का नाम पी रख दिया हमने। जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है उस जगह को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें इस जगह मालूम करना है। इस जगह के लिए डीएल वेक्टर से एक वेक्टर ड्रॉ करें। दिस इज अनदर वेक्टर and this again is a very prominent vector. This R vector is the vector drawn from DL to the point under consideration. What is the point under consideration? It is that point at which we want to find the value of. अब क्योंकि ये DL बहुत छोटा है इसीलिए यहां जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। हमने ये वाला आर वेक्टर अज्यूम कर लिया यहां से लेकर यहां तक। आप कहोगे कि इसे यहां से शुरू करना है कि यहां से शुरू करना है कि यहां से शुरू करना है, ये बहस बेकार की है। क्यों बेकार की है? मैंने आपको बता दिया है कि ये डीएल लेंथ इतनी छोटी है कि एक पॉइंट के बराबर है खुद। तो हमारे पास इस समय दो वेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज DL vector, the direction of this is towards direction of current. Another is R vector, direction of this R vector is from the DL element to the point. एलिमेंट से पॉइंट की तरफ इसकी दिशा रहनी चाहिए। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, लेट अस सपोज। तो बायोट सेवार्ट ने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा dB, ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर 1 करंट। इस वाले वायर में, इस वाले डीएल में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस ज़्यादा करंट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और ये करंट की वैल्यू कम होगी तो कम पैदा होगा। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा डीएल पे। डीएल हमने जो लेंथ एज्यूम की हुई है, ये जो लेंथ एज्यूम करी हुई है, इसकी लेंथ कम से कम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ज़्यादा लेंथ लेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर हम एक 10 मीटर लंबा वायर ले रहे हैं, उससे एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। हमारे पास वायर ही कम से कम 1 मीटर लंबा है, उससे हम उसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, कम होगा। तो लेंथ इज लेस, then the magnetic field produced by this length will be less, and if it is more, it is more, and it will be inversely proportional to square of the distance between the point at which dB is found and dl. ये dl और इस पॉइंट के बीच में जो r वेक्टर है, इस r की लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। आर पे क्यों डिपेंड करता है? बहुत सिंपल सी बात है। दूर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, आर ज्यादा है, ये कम होगा। ये डिस्टेंस कम होगा, डीबी ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे हम। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देने पे हमें कांस्टेंट लगा देना पड़ता है। तो हमने ये निकाला कि ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे ये डीबी डिपेंड करता है। कांस्टेंट ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में दो टर्म्स हैं, 4 पाई, आप जानते हैं पाई कितना होता है 180 डिग्री, 2 पाई कितना होता है पूरा एक चक्कर घूमने के बराबर, 4 पाई कितना होगा एक चक्कर ऐसे लगाओ एक चक्कर उसके ऐसे लगाओ। अगर हम किसी भी चीज़ को स्पेस में अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेस में, तो हम 3 डायमेंशन लेते हैं। जब एक ऐसा सर्कल बनाया तो 2 डायमेंशन हो गए, एक ऐसा सर्कल भी बनाया तो 3 डायमेंशन हो गए। तो 3 डायमेंशंस में एंगल 2 पाई की जगह कितना होता है 4 पाई होता है। इसी तरह आपने ये देखा होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर को ध्यान करिए आप, वहां भी हमने ये टर्म 4 पाई ली थी। जब भी हम किसी चीज को, फोर्स को फ्री स्पेस में निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फ्री स्पेस में निकालते हैं, तो एंगल 4 पाई लेना पड़ता है। ये इसकी परमिएबिलिटी है, यानी कौन सा मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिएबल करता है, मैग्नेटिक फील्ड को चलने कितना देता है। इसको परमिटिविटी बोलते थे, परमिटिविटी, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। दोनों एक ही परिवार के हैं, भाई हैं, इसलिए दोनों का नाम एक जैसा भी है लेकिन अलग अलग है ना। दिस इज परमिएबिलिटी, इट इज कंप्लीटली कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये नॉट लगा देते हैं तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये डीएल लेंथ एक वायर की है, उस वायर में इतना करंट है, उस डीएल लेंथ से इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। ये इस डेरिवेशन का प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक, क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं हम। इफ वी राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू वेक्टर फॉर्म, μ0/4 स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं, आई स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर है तो इस पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये वेक्टर है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दिया हमने स्क्वायर, तो भैया ये dl जो वेक्टर है ये db अब वेक्टर हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। आपने 11th क्लास में पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अगर आपको इसका डायरेक्शन मालूम है, इसका डायरेक्शन मालूम है, तो इसका निकाल सकते हैं आप। अगर हमें इसका निकालना है तो भैया इसके संग इसका इंटू करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटू कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंटू क्यों किया हमने, इसलिए किया कि हमें इसका डायरेक्शन निकालना था। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए तो आपने यहाँ एक टर्म बढ़ा दी, आपने टर्म बढ़ा दी, तो भैया ऐसा करो नीचे भी बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। अब नीचे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, आर का डायरेक्शन बचेगा। इस वाले मैग्नीट्यूड का इसमें इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय μ0/4 पाई आई। यहाँ तक चीज़ें स्केलर हैं। पहला वेक्टर dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड दिस। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो हमें इसका डायरेक्शन निकालना भी आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ dv, देखिए इस पूरे 12th क्लास में डायरेक्शन निकालने का तरीका आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए आपको। dB का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इसका डायरेक्शन निकालने के कई तरीके हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, स्क्रू रूल,
कोई सा भी आप देख लीजिए। आप, मैं जो तरीका बताता हूँ वो तरीका आशीर्वाद देने का रूल है। ये वाले वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर मानो, ये वाले वेक्टर को सेकंड वेक्टर मानो, ये जो रिजल्ट निकल के आता है इसे थर्ड वेक्टर मानो। अपना राइट हैंड लीजिए, दिस शुड बी द राइट हैंड, इट शुड नॉट बी द लेफ्ट हैंड। ये राइट हैंड है हमारा, अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसकी तरफ हमें अंगूठा खोलना है, सीधे हाथ का। सेकंड वेक्टर की तरफ, इस वेक्टर की तरफ उंगलियां खोलनी है। अंगूठा और उंगलियां दोनों खोलने पे सीधा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में आ जाएगा। ये आशीर्वाद जिसको जा रहा है वो डायरेक्शन इसका है, थर्ड वेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएल के डायरेक्शन में अंगूठा, आर के डायरेक्शन में उंगलियां, तो आशीर्वाद के डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये डीएल का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये आर का डायरेक्शन है इस तरफ। तो पहला ये, तो बी का डायरेक्शन किस तरफ आ गया? इनसाइड। जब कोई चीज इनसाइड होती है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट लगा के ऐसे गोला लगा देते हैं, यानी कि इस जगह पे इस डीबी का डायरेक्शन ऐसा होगा, इनटू द बोर्ड। दोबारा देख लो, ये आशीर्वाद है ना, सीधे हाथ से आशीर्वाद देने का रूल। अब एक रूल आप जब समझ लो तो सारे डायरेक्शन एक ही रूल से निकालना, नहीं तो दिमाग में दुनिया भर की कंफ्यूजन घुस जाएंगी कि यार इसकी तरफ क्या करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऑल दैट इट विल बी देयर। बहुत सिंपल है, सीधा हाथ, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, जिसको आशीर्वाद चला गया वो डायरेक्शन हो गया किसका? थर्ड वेक्टर, राइट। ये इसका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन ऑफ डीवी कैन बी फाउंड बाय, इसको बोलते हैं, हम अपने मजे के लिए आशीर्वाद देने का रूल बोल रहे हैं, इसको पढ़े लिखे लोगों की भाषा में राइट हैंड पाम रूल। दिस शुड बी द राइट हैंड। हमें पाम ओपन करना है, इस हथेली को पाम बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। क्लियर है? ये बायोट-सैबार्ट लॉ आ गया। यहां से इसकी कुछ एलाइड चीजें समझनी है। एलाइड चीजें क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है ना। टेस्ला उसकी कैसी यूनिट है प्यारे बच्चों? एसआई यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट अगर हमें देखनी है तो वो क्या है? गॉस। ये दोनों साइंटिस्ट